अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का आज पांचवा और आखिरी रोज और सिचुएशन ऐसी कि तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। पाकिस्तान की जीत के ज़्यादा इम्कानात हैं, चूँकि पाकिस्तान ने 329 रन का टारगेट जो है वेस्ट इंडीज़ को दिया है, एक विकेट भी जल्द हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ को भी ऑब्वियसली इतने ओवर्स मिल गए हैं कि अगर वो चाहें तो इस मैच को अपने लिए भी नतीजा खेज बना सकते हैं, या फिर अगर विकेटें ज़्यादा गिर जाएं तो फिर ये मैच ड्रॉ की जानिब भी गामज़न हो सकता है। तो ऑल थ्री रिजल्ट पॉसिबल, बस एक ही दुआ है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, या बारिश की पेशगोई इतनी ज़्यादा है भी नहीं। बट पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार गया था और ये टेस्ट पाकिस्तान अगर जीतता है तो फिर ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक अच्छी वापसी समझी जाएगी। वरना तो पाकिस्तान के पहले मैच में शिकस्त एक बहुत ही मायूस कन आगाज़ था, जो कि पाकिस्तान पिछली टेस्ट चैंपियनशिप में भी कुछ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। इसके अलावा बात करेंगे जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल सीरीज़, जो कि पहले श्रीलंका में होनी थी, फिर पाकिस्तान में खबरें और बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बाद बिलाखिर दोनों क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि ये सीरीज़ पोस्टपोन कर दी गई है और अगले साल किसी मुनासिब वक्त पर ये होगी। इसके साथ साथ बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया चेयरमैन है वो कौन होगा। क्या एहसान मानी अपनी नई टर्म शुरू करेंगे? जुमेरात को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, गवर्निंग बोर्ड की रुकनीत है, वो ख़त्म हो रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से बताया जा रहा है कि कल नहीं तो परसों, शायद आज भी, मुझे पता नहीं चलता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कब जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। बट लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रमीज़ राजा साहब को कोई नई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या एहसान मानी साहब ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है इस मामले पर और ख़ुद क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे ऑफिसर्स को भी इसी चीज़ का इंतजार है कि कब प्राइम मिनिस्टर कोई क्लैरिटी आती है। इन सारे टॉपिक्स पे अपने दोनों सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट से आज बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेड। जनाब, कौन जीतेगा आज का मैच? पाकिस्तान फाते होगा, वेस्ट इंडीज़ या फिर ड्रॉ? आज इसका चीज़ का फैसला हो जाएगा। बड़ा एक्साइटिंग डे 5 है और पाकिस्तान के पास भारत बहुत अच्छा मौका है। पाँचवीं इनिंग में कभी भी 329 रन का हदफ कितना आसान नहीं होता है। इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मामला है उससे पहले हम बात करेंगे। और पहले मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत में ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी टेलीफोन लाइन पे। दोनों से बात करेंगे इस मामले पर, क्या चेयरमैन PCB एहसान मानी रहेंगे, रमीज़ राजा आएंगे? अगर आते हैं तो फिर बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, फिर तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने का, फिर एक चीज़ पर सिर्फ इत्तेफा नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले आपको जनाब पैकेज दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर से एहसान मानी रमीज़ राजा साहब की मुलाकात हुई और क्या क्या उसमें मुलाकातों में बात हुई और क्या मोस्ट लाइकली है, रिपोर्ट देखिए। तो जनाब जुमेरात तक का वक्त है, उसके बाद उससे पहले बल्कि या उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये नोटिफिकेशन हमें मतवक्के है, इसलिए बात करेंगे। तो मुनीर साहब, $1 million क्वेश्चन राइट नाउ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन PCB? ये क्या होने जा रहा है आगे? यार गफ्फार, पिछले 3 दिन से कयास आ रही हैं सुन के, और जो आपके जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जिनको बिल्कुल खोज लगी रहती है, वो परेशान है कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल है हम इस वक्त इंतज़ार करते हैं ऑफिशियल वर्डिंग जो भी होता है इमरान खान साहब का, बिकॉज कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ज़रा ये बताते हैं कि एहसान मानी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो शायद कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के लिए। उस दौरान में जो चीज़ें उनकी पेंडिंग में उसको वो डिटेल को वो करना चाहते हैं। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि जब रमीज़ राजा से मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें बताई हैं। तो कोई जब तक ऑफिशियल चीज़ नहीं आ जाती कुछ कह नहीं सकते अभी, और ऐसा कभी हुआ नहीं। कम से कम PCB चेयर के मामले को लेकर इतना ज़्यादा कयास आ रही हैं और इतनी ज़्यादा सनसनीखेज़ी अभी तक तो हमने नहीं देखी है। अब देखें, परसों आपने बताया कि शायद थर्सडे को लास्ट डे है, तो उससे पहले कुछ आ जाएगा। लग यही रहा कि शायद मानी साहब कंटिन्यू कर लेंगे फॉर फर्दर 1 ईयर। जो ठीक का कन्फ्यूजन लेकिन बहुत है, जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ एहसान मानी साहब बल्कि मेरे ज़राए के मुताबिक रमीज़ राजा और फिर मेरे बहुत वावसूख ज़राए के मुताबिक वसीम खान या बहुत सारे PCB ऑफिसर्स भी कन्फ्यूजन में ही शिकार हैं, क्योंकि क्लैरिटी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या हो रहा है। मुनीर साहब से तो गुफ्तगू जारी है, सीनियर पर शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। साहब, वही $1 million क्वेश्चन आपसे भी कि एहसान मानी साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई नई तब्दीली आ रही है, रमीज़ राजा साहब की क्या फौरी एंट्री हो रही है, होने क्या जा रहा है सर? देखिए, 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा। एहसान मानी दोबारा इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है और वो ब्रीफ दे रहे हैं इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पाकिस्तान ने होस्ट करने ICC के इवेंट उसके बारे में और PSL के बारे में। तो एहसान मानी अभी वज़ीर आज़म हाउस में, अब से 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। आम इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म 2 नॉमिनी देंगे, एहसान मानी और रमीज़ राजा, और 6 महीने तक यानी अगले PSL 7 तक एहसान मानी अपने ओहदे को बरकरार रखेंगे। उसके बाद फिर रमीज़ राजा चार्ज लेंगे। बाकी सब चीज़ें वज़ीर आज़म के हाथ।
बिल्कुल, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ शाहिद भाई ने आती दे दी। शाहिद भाई थैंक यू फॉर दिस के 1 घंटे के अंदर ये फैसला आना है। बट आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? बहुत सारी मामला तो हैं, जैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम का आना और फिर इसकी तरह जो PSL के मामला पर ऑलरेडी एहसान मानी साहब कोशा हैं कि वो फाइनेंशियल मॉडल हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि वजह बनी है? क्योंकि PCB की कॉन्स्टिट्यूशन में शायद भी जो मुझे पता है कि शायद 6 महीने या 1 साल की एक्सटेंशन मिल नहीं सकती आपको, या 3 साल मिलती है, नहीं मिलती। तो क्या कुछ ऐसा फार्मूला तय पाएगा कि वो स्टेप डाउन कर देंगे? होगा क्या सर? जाहिर है कि 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी जी। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात चेयरमैन अपॉइंट होते हैं 3 साल के लिए, वो 6 महीने बाद खराबी है सेहत की बिना पर या किसी और चार्ज के ऊपर या किसी और वजह से वो स्टेप असाइड हो जाते हैं और दूसरा चेयरमैन आ जाता है उनकी जगह पे। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि एहसान मानी 6-8 महीने काम जारी रखेंगे और जो टारगेट नजर आ रहा है, जो टेन्योर नजर आ रहा है, वो फरवरी 2022 तक का है। उसी वक्त वसीम खान की भी टेन्योर खत्म हो रही है और PSL 7 भी खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद, ये अभी वसीम खान की आपने बात की, तो ज़ाहिर है फरवरी में उनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो इस दौरान में जो ये कयास आ रही हैं चल रही हैं, खुद वसीम खान से कोई बात हुई या वसीम खान की क्या पोजीशन है? अगर रमीज़ राजा को ओहदा दे दिया जाता है या 6 महीने के लिए ये समझा भी जाता है कि अगले 6 महीने में आ रहे हैं, तो वसीम खान को आप कहाँ देखते हैं? वो क्या कंटिन्यू करेंगे, वो उसी पैशन के साथ करेंगे या वो थोड़ा सा खुद भी साइडलाइन हो जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, अगर एहसान मानी रहे तो फिर लग रहा ये है कि वसीम खान का रहना फिर नहीं रहेगा, वो नहीं रहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव। और अगर रमीज राजा आए तो जाहिर है वो भी अपनी एक नई टीम लाना चाहेंगे और नए आदमी लेके आना चाहेंगे। तो दोनों सूरतों में वसीम खान का मुस्तकबिल काफी तारीख लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि एहसान मानी क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वसीम खान भी फरवरी 2022 से आगे नहीं है। अच्छा शाहिद, आप बहुत क्लोज हैं रमीज़ राजा से, काफ़ी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो जो नई टीम की आपने बात की, तो कुछ आपको आइडिया है कि अगर वो आते हैं एज ए चेयरमैन तो उनकी नई टीम में कौन से लोग हो सकते हैं, प्रॉबल्स आपके ख्याल में? देखिए, रमीज़ बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पैशनेट हैं काम करने के लिए, और हम लोगों से अक्सर दायरे मैचेस पे होते हैं तो मुलाकात भी होती है, गपशप भी रहती है, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड काफ़ी क्लोज अपने चेस्ट के रखे हुए हैं। उन्होंने बहुत कम लोगों को जो उनके बहुत ही करीब थे, दोस्त यार, उनको बताया होगा कि हाँ मुझे चेयरमैनशिप के लिए बुलाया है और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने जा रहा हूँ। बाकी लोगों को उन्होंने इतना नहीं बताया। तो अभी वो अक्लमंद आदमी हैं, होशियार आदमी हैं, वो जब तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तो अपनी टीम के बारे में भी किसी को जरा सी भी कानो कान खबर नहीं होने देंगे। जब एक दफ़ा वो बन जाएंगे तो फिर वो रिवील करेंगे या बताएंगे कि मेरी कौन सी टीम है, मेरे कौन से मेंबर्स। ठीक है। शायद भी आप कैसे समझते हैं जो रमीज़ राजा साहब की अब इतनी बड़ी पोस्ट पे एंट्री होने वाली है, उनको बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली ये बात का वाज़ेह इशारा था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो अपने प्लान्स भी लेकर गए। हम सबको पता है कि वो बहुत कैपेबल हैं, चीज़ों को समझते हैं, बड़ा नाम है, वॉइस ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता है पाकिस्तान की। आपके ख्याल में ये तजर्बा पाकिस्तान में इससे पहले भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहा कि बड़े अहदों पर जब क्रिकेटर्स आते हैं, स्पेशली चाहे वो कोचिंग की बात कर लें या दीगर चीज़ों पर, तो वो बात बनी नहीं। इवन जावेद मियादाद भी DG बने थे। तो आप कैसे देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट? ये रमीज़ राजा बहुत डिफरेंट आदमी है, पढ़े लिखे हैं, बहुत मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इंटरनेशनल स्टेचर रखते हैं, कमेंटेटर बहुत अच्छी रिप्यूट के हैं, पूरी दुनिया में उनकी जो रेपो है बहुत ही अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही रूथलेसली अपना ओपिनियन देते हैं। जिस तरह हम उनके YouTube चैनल पे भी देखते हैं, उनकी इंटरनेशनल जो फ्रेटर्निटी है, इंटरनेशनल जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, वहाँ पे रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इंडिया में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपके BCCI से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, केपेबल हैं, चला सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे 2018 में, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा था कि शायद रमीज़ राजा को बनाएंगे, लेकिन चूंकि एहसान मानी काफ़ी तजर्बेकार थे, फाइनेंस में उनका बड़ा अच्छा तजर्बा था और इमरान खान के काफ़ी क्लोज भी थे, इसलिए कुराए फाल पहली दफ़ा में एहसान मानी के नाम खुला। मेरे लिए इतना सरप्राइज नहीं होगा कि रमीज़ राजा आए और कामयाब। एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली PCB के लिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस है, ब्लंट, रुथलेस, जैसे कहा रमीज़ राजा साहब ने जनाब, वो भी चले, दिस इज़ फॉर द गुड रीज़न कि अगर वो खुद आके उन्हीं चीज़ों को समझते हैं, बहुत क्रिटिकल रहे हैं,
तो पीसीबी की जानिब तो तनकीदों की बड़ी तोप खामोश होने वाली है, बट दूसरी जानिब अच्छी बात है कि वही शख्स जो इन चीज़ों को रूट कॉज समझता है, पाकिस्तानी कप्तान रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अपनी राय वो प्राइम मिनिस्टर के हक में रखते हैं, तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी आसानी होगी कि जो विजन वो लेके चल रहे थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरह हो नहीं पाई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। माइट बी कि रमीज राजा इज द राइट मैन टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज ड्रीम्स जो कि खान साहब चाहते हैं। नहीं, आप भी बिल्कुल कह रहे हैं, और शाहिद ने जिस तरह बताया जो उनका तजुर्बा है, देखिए एक तो तमाम मेयार पर वो पूरा उतरते हैं अगर उनको चेयरमैन बनाया जाता है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो फुलफिल नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये कि चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सहाफ़ियों से ताल्लुकात, खिलाड़ियों से ताल्लुकात, अपना यूट्यूब चैनल चलाना, अपनी सारे जगह पे तज़िये देना, हर चीज़ में इन है। इतना इन मेरे ख्याल कोई और नहीं है, या तो थोड़ा हमें वसीम अकरम लगते हैं या रमीज़ राजा लगते हैं जो बहुत ज़्यादा इन है क्रिकेट में। तो उसको देखते हुए तो वाकई ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा, और होप्स हो कि ये उसी तरह लेके चलें और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फ्लरिश हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर वो बनते हैं तो ये किसी को इस पर एतराज़ नहीं है। अभी तक देखें कोई किसी का कोई नेगेटिव बयान भी नहीं है रमीज़ राजा के बनने के हवाले से, किसी ने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया है। इसका मतलब नेगेटिविटी शाहिद साहब जैसे मुनीर साहब फरमा रहे हैं नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्लिप ज़रूर वायरल हुए हैं, जैसे कि वो उनके व्यूज़ अबाउट हफीज़ या हफीज़ के व्यूज़ अबाउट रमीज़ भाई, या फिर हम बात करते हैं ऑब्वियसली 2-3 और मामला भी हैं। सो रमीज़ राजा बड़े हार्ड लाइनर रहे हैं सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से और स्पेशली टेंटेड प्लेयर्स के लिहाज से कि उनको नहीं वापस आना चाहिए। सो रमीज़ तो आएंगे, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, बट जाना किस को पड़ेगा। इवन मिसबाहुल हक के बहुत बड़े वो नाकिद रहे हैं स्पेशली T20 फॉर्मेट में। एसेस करना चाहिए। रमीज जाहिर है एक अच्छे एनालिस्ट हैं गेम के, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह लेके चलना है, और जिस तरह हम ये बार बार कह रहे हैं कि रूटलेस भी हैं, जिस तरह हम अपने यूट्यूब पे एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं अपने, मिसबाहुल हक के यकीनन इतनी उसकी लाइकिंग में नहीं है मिसबाहुल हक। स्पेशली मिसबाहुल हक का जो कंजर्वेटिव और डिफेंसिव स्टाइल है वो रमीज को इतना पसंद नहीं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही रमीज आएंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले ही मिसबा वाइट बॉल के कोच नहीं रहेंगे और वो दूसरा कोच लेके आएंगे अगर रमीज राजा अपॉइंट हुए। एहसान मानी अगर कंटिन्यू करते हैं उस वक्त भी, उस सूरत में भी लग रहा है कि वाइट बॉल के कोच मिसबाहुल हक शायद नहीं रहेंगे, और आज का दिन बड़ा क्रूशियल होगा मिसबाहुल हक के लिए। अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है तो उनको यकीनन आगे लेके जाएंगे। अगर आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत पाता मौसम की वजह से या वेस्ट इंडीज की अच्छी बैटिंग की वजह से या हमारे खराब ड्रॉप कैचेस की वजह से, तो भी उसकी कोचिंग के टेन्योर के ऊपर फर्क पड़ेगा। शायद भी कतई कलामी यहाँ पे जो कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। मैं एंडी फ्लावर का सोचा था कि एंडी फ्लावर कल CPL के लिए पहुंचे हैं, इससे पहले दी 100 में थे, बड़े एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग उनका नाम ले रहे थे। हमारे पास चॉइस क्या होगी सर? हम क्या इतनी जल्दी किसी कोच को लाने में कामयाब हो सकेंगे? रियलिस्टिकली आपको लगता है ये इतना आसान होगा? जो लोग फैसला कर रहे हैं मेरा ख्याल है उन्होंने टारगेट कर रखा है कि कौन कोच लेके आएंगे, लेकिन समझें कि तकरीबन 70 से 80% ये चांसेस हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक नया कोच लाएगा। और भी जिस तरह आपने कहा कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है, मोहम्मद हफीज हैं, शोएब मलिक हैं, मोहम्मद यूसुफ भी है वैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनको करते रहना चाहिए काम। यकीनन रमीज एसेस करेंगे सारी चीजों को, और वो चूंकि अक्लमंद आदमी है, वाइज आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो रिवेंज भी लेंगे। मोहम्मद यूसुफ की काफी तारीफें सुनी है, लड़के उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी कोचिंग की है। फहीम अशरफ को ले लें, असद शफीक को ले लें, या और जितने प्लेयर हैं जिनको भी उन्होंने टिप्स दी हैं तो तारीफ कर रहे हैं। तो रमीज एकदम से आके इस तरह अटैक नहीं करेंगे, अक्लमंद आदमी है और अपने बहुत से लोगों को वो साथ लेकर भी चलेंगे। जी शाहिद ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि मिसबाह को डिफेंसिव अप्रोच की वजह से रमीज़ इतना पसंद नहीं करते हैं, तो वो डिफेंसिव अप्रोच वाली चीज़ तो हमें थोड़ा सा बाबर आजम में भी नज़र आती है। तो डू यू थिंक सो कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी में से किसी एक फॉर्मेट से बाबर को वो एज ए कैप्टन मशवरा भी दे सकते हैं कि आप छोड़ दें, या अभी ये चीज़ फ़िलहाल अर्ली हो जाएगी? अर्ली भी होगी, और तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम को इसलिए कप्तान बनाया गया है कि वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर एक कोई खिलाड़ी और आपको तीनों फॉर्मेट का इतना बेहतरीन नजर आता है तो किसी हद तक शाहीन शाह आपकी भी हैं। तो बाबर आजम को मेरे हिसाब से तो वो कंटिन्यू करेंगे और एसेस भी करेंगे ज़ाहिर थोड़े अर्से तक कि बाबर आजम में जो हल्का सा एक डिफेंसिव टच आ रहा है, वो की मूवमेंट ग्रैब नहीं कर पाते, 6 आउट हो जाते हैं, फिर ओपोनेंट जीत जाते हैं, 7 आउट हो जाते हैं, ओपोनेंट जीत जाते हैं, 9 आउट हो जाते हैं, ओपोनेंट जीत जाते हैं। वो किलिंग इंस्टिंक्ट उनमें क्यों नजर नहीं आ रहा, ये भी फिर अगले बोर्ड के चेयरमैन को जो भी आता है वो एक डेवलप करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्रिकेट कमेटी को बैठ के बात करनी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आपका, और बड़ी ज़बरदस्त इनसाइड न्यूज़ ब्रेकिंग उन्होंने तमाम चीज़ों को बड़ा वाज़ेह तौर पे शाहिद साहब ने बड़ी इनकी गहरी नज़र होती है 1 घंटे में कहा है। तो शायद नोटिफिकेशन में ख्याल में वैसे भी कल मुलाकात हुई थी, 100% खान साहब के ज़हन में कोई प्लान ज़रूर था, इसलिए अगर नोटिफिकेशन आज किसी वक्त आ जाए तो मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, सिर्फ वो उन चीज़ों को असेस करना चाह रहे थे। लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि रमीज़ राजा इज़ नॉट समवन जो आएंगे और उन्होंने जी लॉबिंग करके या कुछ करके उन्होंने सबको खुश रखना, नहीं भाई, वो तो सबको नाराज़ करेंगे, जो मुझे उनका नेचर पता है, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन। बिकॉज जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि रुथलेस हैं, वो कभी पीसीबी में कमेंट्री करें, पीएसएल के साथ बैठ के करें, शोज करें, बट उनकी ओपिनियन उनके यूट्यूब चैनल पे मुझे तो अक्सर हैरानगी होती है, बहुत ब्लंट होती है अबाउट पीसीबी, वो खुल के बात करते हैं। तो आई थिंक अगर वो आते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि वो कहते हैं ना, बट नहीं यहाँ स्पोर्ट्स में वर्ड यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन क्लीनअप जिसको कहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि प्रॉपर कोई ऑपरेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाला है। देखिए, अगर आपने कोच हटा दिया, अगर आपका हेड कोच हट जाता है तो इससे बड़ा ऑपरेशन क्लीनअप तो कोई और नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको हर सूरत करना पड़ेगा, कोई नाराज़ हो या कोई खुश रहे, यहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर रमीज़ राजा से भी हम ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो बेहतरी ला सकते, फिर कौन लाएगा, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल जो है वो 6 महीने इसी तरह मेरे ख्याल चलेगा, जिस तरह हमें लग रहा है कि एहसान मानी कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट PSL 7 तक, यानी फेब तक, और फेब में ही उनके अब टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक फैसला है इस लिहाज से कि अभी वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, जिन लोगों ने 3 साल से जो है वो फैसले लेकर यहाँ तक टीम मैनेजमेंट को लेकर आए हैं, तो उन्हीं को अब रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। देखते हैं बहरहाल कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। जैसे शायद हाशमी साहब फरमा रहे थे कि 1 घंटे में शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आज के मैच के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। पाकिस्तान इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। एक्साइटिंग डे 5 होगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट का 5वां रोज़ और मुनीर साहब तीनों रिजल्ट पॉसिबल, बट पाकिस्तान बड़ा रिमार्केबल कम बैक, 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। फवाद आलम की जितनी तारीफ़ की जाए, बड़ा परफॉर्मेंस, बड़ा स्टोरी, पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है फवाद आलम के ऊपर। तो मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया पर, इंडियन यूट्यूब पर, जहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ खिलाफ ही बात होती है अमूमन, वो भी फवाद आलम के ऊपर पूरी वीडियो बना के उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। नॉट दिस इज़ कॉल्ड कि आप जो है ना रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। फवाद आलम ने रिस्पेक्ट को जीता है, दिलों को जीता है, और उनकी सेंचुरी ने, और फिर शाहीन शाह अफरीदी की आउटस्टैंडिंग स्पेल, मेरे ख्याल में शाहीन की ज़िंदगी का शायद सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल था, दैट पुट पाकिस्तान ऑन द ड्राइविंग सीट। मुनीर साहब क्या राय आपकी? नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, शाहीन अफरीदी ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग की, 35 मतलब 5 लिया और 6 विकेटें ली, सबसे बेस्ट बॉलिंग। तो उन्होंने तो पाकिस्तान को कम बैक कराया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 152 रन की लीड बड़ी लीड होती है। उसके बाद पाकिस्तान को मौका मिला, तेज़ रफ्तारी से बैटिंग की, और बड़ा अच्छा एक वाइजली टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम के साथ उन्होंने एक टारगेट दे दिया 329 का। अच्छा, दूसरी इनिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन को विकेट नहीं मिली, लेकिन 5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, और 3 उन्हीं के रन आउट कर दिया। तो जिस चीज़ को हाथ लगा लें वो सोने की बात है। मुनीर साहब, पहले मैं एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ताकि फॉल ऑफ विकेट, तो कल के डे की जो प्रोसीडिंग, कल बड़ा इंपॉर्टेंट और इवेंटफुल डे रहा जिस जमैका टेस्ट के अंदर। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मुनीर साहब का तस्वीर लेता हूँ। तो ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट हुई है इस टेस्ट मैच में, गो के वक्त बहुत ज़ाया हुआ। मुनीर साहब, आई होप, पहली बात तो ये है कि बारिश ना हो, प्रेडिक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक पाकिस्तान हैव अ ग्रेट चांस। अपने कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, डिसिप्लिन से बॉलिंग करें। 329 रन हमेशा बहुत मुश्किल हदफ होता है। वेरी ट्रू गफ्फार। देखें, 280 रन आखिरी दिन बनाना एक ऐसी विकेट पर कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैट्समैनों के लिए साजगार नहीं है, और ख़ास तौर से जो मीडियम पेसर हैं ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कल हमने अब्बास को भी देखा है कि स्पेल उनका बहुत अच्छा था। शाहीन शाह अफरीदी ओवरऑल अभी तक 14 विकेटें ले चुके हैं इन 2 मैचों की सीरीज़ में, और अभी भी उनका पूरा एक दिन का खेल बाकी है, मज़ीद विकेट उनको मिल सकती हैं। तो यहाँ शाहीन अफरीदी की तो अपनी जगह है, लेकिन जो क्लास यहाँ दिखाई है फवाद आलम ने, उसकी जितनी तारीफ़ करने काम है। देखिए, 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट, आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हो गया। वहाँ से वो प्रेशर में आया और बगैर कोई चांस दिए उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। और फवाद आलम ने एक बार फिर साबित किया, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। सबसे कम इनिंग्स में 22 इनिंग्स में उन्होंने 5 सेंचुरी बनाई है, जो एशिया का फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड भी उन्होंने 24 इनिंग्स का तोड़ दिया। हर लिहाज से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बार बार वो यही पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने 10 साल ज़ाया हुए हैं, उनके 10.5 साल, इस दौरान में 88 टेस्ट मैच वो नहीं खेल सके, तो इन 88 टेस्ट मैच में उनकी कितनी सेंचुरियाँ होती, और वो उनकी उम्र भी कम थी। अगले महीने वो 36 साल के हो जाएंगे।
फवाद आलम अभी भी चूँकि एक्टिव हैं यहाँ। कल आपने देखा था कितना ज़बरदस्त उन्होंने उड़ते हुए कैच लिया था, जिसकी बहुत आउटस्टैंडिंग कैच है, जिसकी बड़ी तारीफ़ की गई थी। तो यहाँ जो प्लेयर दिया वो तो फवाद आलम ने दिया विद बाबर आजम तो खैर हमें पता है। जो एक चीज़ थोड़ी सी तशवीशनाक है वो ये कि ये बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं अज़हर अली। कल तो खैर ऐसा वक्त नहीं था, कल तो तेज़ खेलने का वक्त था, कल भी वो 20s में ही रहे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आज बहुत अच्छा चांस है। देखें, पाकिस्तान के लिए ये मैच ड्रॉ करने का मतलब है कि पाकिस्तान 8 पॉइंट लूज़ कर जाएगा। 12 पॉइंट से पाकिस्तान मैच जीतेगा तो उसको मिलेंगे। अभी तक पाकिस्तान ने नए लेग में एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया है, वाहिद टीम है। इनके 12 पॉइंट हैं और 14 पॉइंट के साथ इंडिया की टीम सरफहरिस्त। तो ये पाकिस्तान को जीतना है। जब 280 रन हो पहला सेशन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम कामयाबी हासिल। शायद आशमी साहब जैसे फरमा रहे थे कि चूँकि जो पीसीबी के इस वक्त मैनेजमेंट की सूरत हाल है, तो मिसबाहुल हक के लिए तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, क्योंकि शायद वाइट बॉल के अंदर आने वाले मुतवक्का चेयरमैन या जो एक मुतवक्का पोजीशन पे बड़ी आ रहे हैं रमीज़ साहब, वो उनको वैसे ही बहरहाल T20 की वजह से पसंद तो नहीं करते, बट ओवरऑल जो है वो ऑब्वियसली बतौर कोच भी उनकी जो सारी परफॉर्मेंस है पर सवालिया निशान है। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच फॉर मिसबाहुल हक फ्यूचर एज वेल, कि बेशक वो T20 में रहे ना रहे, बट टेस्ट मैच के लिहाज से भी आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन है। देखिए, अगर आप ये टेस्ट मैच जीत भी जाते हैं ना तो भी मिसबाहुल हक को के खिलाफ जो भी मामले हैं उसको तो आपको सामने लाना पड़ेगा। क्रिकेट कमेटी थे, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर और बैटिंग कोच और सारी चीज़ें आते आते हर जगह आप बाहर हार रहे हैं। यहाँ आप श्रीलंका की कमज़ोर टीम से तो कोई परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं कि जिस पर उनको बैक किया जाए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, डिफेंसिव अप्रोच अभी तक नज़र आ रही है। वही मैंने भी शाहिद से पूछा था कि हमें भी वो डिफेंसिव अप्रोच बाबर में भी नज़र आ रही है, जो कि दूर करने की ज़रूरत है। कल तो खैर बड़े डिफरेंट बाबर नज़र आ रहे थे। कल जिस तरह की हमारी फील्डिंग थी, बॉलिंग थी, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वो नज़र भी आ रहे थे, एक चीज़ भी थी। लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा एक सवाल आपने नहीं पूछा वैसे, जो मेरे ध्यान में भी था, आप भी भूल गए शाहिद साहब से पूछना। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम भी तो है ना, कि उनकी भी सिलेक्शन पर काफ़ी जो है वो सवाल उठाते रहे हैं रमीज़ राजा साहब। स्पेशली बहुत सारे सवाल तो खैर हम भी उठा लेते हैं, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने जो सवाल उठाए तो ऑब्वियसली उनकी आने से एक चीज़ होती है। आई थिंक सारी की पोजीशन पे ज़रूर असेसमेंट रीअसेसमेंट तो ज़रूर होगा, बिल्कुल। कोई भी शख्स अगर आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि रमीज़ राजा साहब चाहेंगे कि वो पुराने प्लान के साथ चलें, मेरा नहीं ख्याल। ये नहीं, कोई भी नहीं चाहता, सब अपनी टीम लाते हैं, क्योंकि अगर पुराने प्लान के साथ जाएंगे तो आपकी तो हिकमत अमली बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो नाकाम हो जाएगी। मोहम्मद वसीम और दूसरे जो वसीम हैं, वसीम खान, इन दोनों का अभी कुछ नहीं पता, इसलिए कि अगर मानी साहब का एक्सटेंशन मिलती है तो वसीम रहेंगे, लेकिन फेब के बाद वसीम खान का मुझे नहीं लगता है कि उनको कंटिन्यू किया जाएगा। टेस्ट मैच मुनीर साहब, एक चीज़ का मुझे सिर्फ थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि अगर हम हसन अली की बॉलिंग देखें इस टेस्ट मैच में, थोड़े से अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरा, अब्बास ने बहरहाल पहले इनिंग में तो पुराने गेंद से भी अच्छी बॉल कर ली थी, उन्होंने 3 विकेटें ली, बट थोड़ा पेस कम हो जाता है जब ये बॉल पुराना होता है। सो हमें ठीक है, हम अच्छी बात करें, सब अच्छा बोलें, बट ये भी याद रखना है कि वेस्ट इंडीज़ इज़ आल्सो वन बिग पार्टनरशिप अवे, क्योंकि मैथमेटिकली 280 इन 98 आवर्स, अगर वो 30 मिनट्स के हम आवर निकालें तो वेस्ट इंडीज़ की रीड से आउट नहीं है। वो कहते हैं ना, एक तो होता है ना 400 प्लस 450 प्लस, ये हम तो सिर्फ जीतेंगे या ड्रॉ होगा, ये तीसरा ऑप्शन भी है सर। नहीं, ये बिल्कुल है, लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखें, जो आखिरी दिन का खेल होता है, जब विकेट काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और ये विकेट इतनी अच्छी भी नहीं है, उसको देखते हुए 280 रन इज़ डिफ़िकल्ट वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्रिकेट में कुछ भी नहीं हो सकता है, गफ़ार, यू नेवर नो। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वहाँ पर, अच्छा हसन अली की आपने बात की, बिल्कुल अपने सही का, ऑफ कलर हैं, वैसी जो परफॉर्मेंस उनकी चली आ रही थी, पेस भी कम है, कुछ लेंथ भी उनकी सही इस टेस्ट मैच में, या तो कुछ फिटनेस का इशू है या क्या है, लग रहा है मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है टायर्ड लग रहा है, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब्बास का भी यही है, नई ओवर के साथ तो 4-5 ओवर बहुत अच्छे करते हैं, फिर जब दोबारा आते हैं तो वो नहीं होता, लेकिन इन्होंने फिर भी 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले ली, हैट्रिक पे भी थे, थोड़ा सा उन्होंने संभाल लिया। असल में शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि वो सारी चीज़ें छुप गई हैं। अच्छा, पिछले में हमने यासिर शाह को खिलाया था, वो भी विकेट नहीं थी। आज नोमान अली हैं आपके साथ, पिछली इनिंग में वो सिर्फ 1 ही ओवर करा सके थे, तो क्या स्पिनर्स को कोई हेल्प मिलेगी आखिरी दिन? यह हमारा सवाल है मुनीर साहब। यासिर से पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, दूसरी इनिंग में तो कराई ही नहीं गई, उनसे बहुत कम बॉलिंग कराई और फिर ड्रॉप हो गए। नोमान का भी ये इशू है, मुझे थोड़े से आज इस मैच में लग रहा है कि पाकिस्तान का जो पहले 2 घंटे का खेल है, हमारे फास्ट बॉलर्स में ब्रेक थ्रू निकाल लें, क्योंकि स्पिनर्स वाला शोबा हमारा को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा, और थोड़ी सी नुमान की लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस भी है, लैक ऑफ बॉलिंग भी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मे भी क्या अल्लाह करे वो अच्छा कर दें, बट ये एक है एलिमेंट ऑफ डाउट जो वेस्ट इंडीज़ को फेवर करता है। आई थिंक पहले 2 घंटे में वेस्ट इंडीज़ अगर समहाउ मैनेज टू नॉट गिव अवे विकेट, फास्ट बॉलर को विकेट ना दी, तो आई थिंक दे कैन हैव अ चांस टू
एटलीस्ट प्रोलॉन्ग द मैच। बिल्कुल सही, जो पहला सेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले सेशन में इनके दोनों बैट्समैन खेलते रहे और लंच तक आउट नहीं होते तो मैच का पासा ही वेस्ट इंडीज़ हक में जा सकता है। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा। नुमान अली की जो आपने बात की ना, एक तो चेंज यूँ किया है कि राइट आर्म की जगह लेफ्ट आर्म ले आए कि शायद थोड़ा सा कुछ उससे फ़र्क पड़े। 4 ऑलरेडी फ़हीम अशरफ के साथ फास्ट बॉलर आपके थे, तो एक स्पिनर को लेना था, लेकिन स्पिनर का रोल पूरे मुझे सीरीज़ में कहीं नज़र नहीं आया है, बॉस किसी का भी नहीं आया है। उधर से भी लास्ट टाइम मुनीर भाई आपको याद होगा यासिर खान ने वो टेस्ट में कमाल किया था और हिस्टोरिकली वेस्ट इंडीज़ की स्लो पिचेस पे स्पिनर्स का रोल होता है, पर थोड़ा सा बाबर की कैप्टनसी में शायद ये एलिमेंट है कि वो फास्ट बॉलर्स को तरजीह दे रहे हैं, या आपको लगता है कि यासिर की पहले फॉर्म ऑफ फिटनेस और नुमान की ना तजर्बेकारी एट इंटरनेशनल लेवल, आपको क्या लगता है हमने स्पिनर्स को सही तरह उतना स्ट्रेस दिया नहीं, शायद कंडीशंस की वजह से, ये बाबर का कोई अपना कैप्टनसी का माइंडसेट है? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर का इतना इशू नहीं लग रहा। वो जो कंडीशन है, जो विकेट है, वो चूँकि फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनने दे रहे हैं। होता ये है ना कि जब फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं तो स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, या तो पार्टनरशिप बन जाए तो स्पिनर्स की महसूस हो। फ़हीम अशरफ भी अपना चौथे मीडियम पेसर के तौर पर अपना किरदार निभा रहे हैं, तो हो सकता है ये बात हो। लेकिन कोई आखिरी दिन है, ज़रा सा भी विकेट कहीं से भी टूटी या ब्रेक नज़र आया तो नुमान अली भी कुछ अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपको अभी भी शायद शाहीन आफरीदी पे करना होगा। मैं तो दुआ करता हूँ 10 विकेट्स मैच हॉल हो जाए, उनका 4 विकेटें हैं उनकी, और बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और टेस्ट मैच मुनीर साहब आपने जिक्र छेड़ा, तो मैं फिर आपसे ज़रूर शाहीन पे बात करूँगा। 21 साल की उम्र में वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले पाकिस्तान के वाहिद हसन अली के बाद बॉलर हैं, लेकिन लीडर ऑफ अटैक बने हुए हसन अली से आगे हैं इस वक्त, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। माशाल्लाह कहना चाहिए पहले तो, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। कल मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया के लोग, उनके फैंस उन पर बात कर रहे थे कि बड़ा बॉलर एट जस्ट एज ऑफ 21। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्राइड ये बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे कि हमारा कोई एक लीडर ऑफ द अटैक बने। शाहीन सीम्स टू बी फुलफिलिंग दिस रोल, और माशाल्लाह जैसा उनका टैलेंट है, बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि हम वसीम अकरम से मिला रहे हैं, बट वसीम अकरम की याद ताज़ा करते हैं, इसी तरह बहुत यंग एज में आए थे और ऐसी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो शाहीन के पास ही माशाल्लाह अभी बहुत लंबा कैरियर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही है। शाहीन आफरीदी जिस तरह खेल रहे हैं, अल्लाह उनके खेल में और तरक्की दे, और सबकी दुआएं भी उनके साथ हैं, और तीनों मेहनत करते हुए नजर आते हैं ना, पैशनेट क्रिकेटर जिसे हम कहते हैं वो हैं। और ये दो हैं, एक बॉलिंग में, एक बैट्समैन में आपके पास बाबर आजम के, जिनका नाम है दुनिया में, हमेशा जब ज़रूरत पड़ती है खेल के भी देते हैं, बाकी जो है उनका साथ निभाते हैं। तो शाहीन आफरीदी से आज उम्मीद रखें तमाम पाकिस्तानी कि वो पहले सेशन में भी विकेटें लेंगे और मैच पाकिस्तान के लिए, और एक ज़बरदस्त रन आउट करके 7 विकेटें तो पाकिस्तान को दिला 6.5 विकेटें। लेकिन अभी जो है वो यकीनी तौर पर अभी टेस्ट मैच बाकी है, तो आज उनका स्पेल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे, फिर पैरालंपिक्स गेम शुरू हुए हैं और कुछ और PSL के हवाले से खबरें भी आपको बताएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब एक्साइटिंग डेज ऑफ प्ले होने लगा है, आज का 5वें दिन का। दुआ है कि बारिश न हो। लेकिन मुनीर साहब, बहुत सारे लोग जिनके ऊपर बात उन्होंने कर ली, लेकिन इमरान बट और आबिद अली पे मैं ज़रूर आपकी इनपुट लेना चाहूँगा कि कल यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर कि ये इतना अच्छा खेल रहे हैं। गो के शॉट उनकी इनिंग्स थी दोनों की, बट टीम के लिए खेले, ये मुझे अच्छा लगा कि प्रेशर नहीं लिया अपनी पोजीशन का। देवर वेरी कॉन्फिडेंट और एक ऐसा आगाज़ फराम किया जैसे मोमेंटम बन गया पाकिस्तान का, और यहाँ तक कि फिर हमने बाद में अच्छी नोट पर इसको फिनिश किया। बट दोनों को क्या अगली सीरीज़ में पिक करना चाहिए? मेरा ख्याल है यार थोड़ा सा इसको देखना होगा, बिकॉज काफ़ी मौके इनको दे दिए हैं, और जिम्बाब्वे भी कमज़ोर बॉलिंग थी, यहाँ भी बॉलिंग। अगला सर टेस्ट सीरीज़ कब है हमारी? अगली वेस्ट इंडीज़ से है मेरा ख्याल है। हाँ, आगे अभी टाइम है, अभी तो तो मसला मुनीर साहब, मैं कल भी बात कर रहा था कि जो हमारे बैट्समैन हैं, स्पेशली अजहर हो गए, चले फवाद की तो फॉर्म लगी है, वो तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं रन बनाना, बट अजहर हो गए, आबिद हो गए, इमरान बट, प्रॉब्लम ये है कि इतने लंबे लंबे गैप आ रहे हैं कि अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो क्रिकेट रेगुलर नहीं मिल रही है, फिर 2 टेस्ट होते हैं, 3 भी नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल अजहर अली का आपने कहा ना कि वो नहीं कर पाए, तो अब वो उनका मौका ही नहीं। तो ये बहुत बिकमिंग अ वेरी मेजर इशू फॉर पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल सही कहा, और मुझे याद नहीं हो सकता कि बांग्लादेश के खिलाफ अगले सीरीज़ हो टेस्ट मैच की, लेकिन अभी चूँकि सारा फोकस 2020 है ना, T20 वर्ल्ड कप है, तो इस वक्त तक तो यही चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। आई थिंक पाकिस्तान को कंसीडर करना चाहिए। हम दोबारा बातें कर रहे हैं शान मसूद की, हम दोबारा बात करें मामूल हक की, तो उनको भी इतना मौका देना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने कई जगह परफॉर्म किया भी है। यहाँ तो जिम्बाब्वे में एक डबल सेंचुरी थी अगेंस्ट कमज़ोर ओपोनेंट, यहाँ नहीं चले। कल वजह पता है क्या थी? कल वजह ये थी कि पाकिस्तान को तो एक तो लीड थी, पाकिस्तान की प्रेशर नहीं था, इनको जाके तेज़ खेलना था और तेज़ खेलते हैं इमरान बट, आपको पता है कि उनका थोड़ा सा स्टाइल अच्छा है। 2 साल पहले वो तो बहुत अच्छी है, भी पकड़ लिया तो मेरे ख्याल है इस जैसे फील्डिंग स्लिप में तो इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग तो हमने किसी की नहीं देखी, इतना एक्टिव फील्डर और 100% कैच ले लेते हैं, ड्रॉप भी इतना नहीं करते, तो ये चीज़ तो है। लेकिन कैच की वजह से आपकी बात ठीक है। लेकिन मुनीर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि शान मसूद को आने वाली सीरीज़ नहीं, इस सीरीज़ के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक, देखिए आप मेरे ख्याल में उस वक्त रखें यंगस्टर जब आपके पास एक्सपीरियंस ओपनर हो। यहाँ तो पहले इनएक्सपीरियंस ओपनर थे, इमरान बट तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, आबिद अली तो चले फिर लिमिटेड ओवर्स में खेलते रहे हैं, हमने फिर अब्दुल्ला शफीक को बेंच पर बिठाया हुआ है। आप नहीं समझते कम से कम आपके 3 ओपनर जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कोई एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे फॉर्म में ना हो, बट बड़ा मैटर करता है सर, वो आपके साथ बैठ के चीज़ें शेयर कर रहा हो या जब वो जाए तो उसके बाद एक बैटर प्रिपरेशन होती है। तीनों यंग ओपनर रखने का मुझे तो कोई तुक समझ नहीं आता। देखिए 2 चीज़ें हैं, इमरान बट को लगातार खिलाने का और आबिद अली को एक दफ़ा इनको ट्राई कर लें, इनका पोटेंशियल पता चल जाएगा कितना है। लेकिन दूसरी तरफ आपने सही कहा कि जब अब्दुल्ला शफीक हैं, आपने उनको T20 तो खिला दिए, वो बेसिकली 4 के प्लेयर हैं, उनको यहाँ मौका देने, हम सब समझ रहे थे। एक फर्स्ट क्लास खेला था उन्होंने, हाँ एक फर्स्ट क्लास खेला है, उसमें सेंचुरी है, एक T20 पहला खेला है। हाँ अगर ले भी आए हैं तो आप, अच्छा दूसरी बात है कि शहनाज धानी की हमने कितनी तारीफ की थी कि कितनी मेहनत से बॉलिंग करता है। शॉर्ट लिस्ट किया 19 खिलाड़ियों को तो 17 खिलाड़ियों में शहनाज टॉपिक आपने हमें पुरान से पहले कहा था वो रह गया था, उसको कवर कर लेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज बार बार पोस्टपोन्ड हो गई मुनीर साहब, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगेन इज अ सेटबैक फॉर पाकिस्तान के 4 T20 नहीं हो सके, एक T20 बड़ी मुश्किल से हुआ, हम वहाँ ट्राई आउट नहीं कर सके, हमें यहाँ लड़के ट्राई आउट करने थे, पूरी टीम को रेस्ट मिल गया। खैर अब तो पहले 4 खिलाड़ियों को रेस्ट मिलना था। आई थिंक इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान फैंस, क्योंकि तो सीरीज़ नहीं हो रही, दूसरा पाकिस्तान को अब लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए इवन न्यूजीलैंड का सर कुछ नहीं पता। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स आज कदाफी स्टेडियम में मौजूद थे, सारा जायजा ले रहे थे। क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी दिया, अल्लाह करे कि वो आ जाएं, बट पाकिस्तान को लिमिटेड ओवर क्रिकेट कुछ अर्से से नहीं मिल रही और वर्ल्ड कप इज़ वेरी नियर। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें जो हालात अफगानिस्तान में है ना, मेरे ख्याल ये बेहतर हुआ उन खिलाड़ियों के लिए भी, बड़े मेंटल स्ट्रेस में थे, फिर किस तरह लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ होते। कराची में होने की बातें हो रही थी कि 3 वनडे कराची में हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी टाइम नहीं है, बायस से कोई बबल का बनना, फिर सारे अरेंजमेंट करना। इस लिहाज में न्यूजीलैंड की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। न्यूजीलैंड की सीरीज़ मेरे ख्याल है वो रूटीन का इंस्पेक्शन है, वो बीच में बात ज़रूर निकली थी, ये जो कुछ हुआ है पड़ोस मुल्क में उसके बाद चीज़ निकली थी, लेकिन आई थिंक अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको लेकर ज़्यादा हमें परेशान होना। एहसान मानी साहब या वसीम खान के फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पे बात हो रही है, बट क्रेडिट देना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को ये दोनों लाने में कामयाब रहे हैं। और आखिर में सर बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक्स गेम। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तो कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन आज ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक्स गेम है उनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हैदर अली हैं उन्होंने जो है पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। वो इन एक्शन होंगे लॉन्ग जंप के अंदर, इसी तरह अनिला बेग भी जो है डिस्कस थ्रो के अंदर होंगी, और पहली मरतबा अनिला बेग भी जो है वो शरीक हो रही है। इसके साथ साथ जनाब अपडेट करते हैं पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन की ये खबर है, तुर्की की जनाब वुमेन क्रिकेट टीम है जिसने ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है, उसके लिए तुर्की की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनको पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन ने तमाम क्रिकेट गियर्स, किट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन उनको जो है वो फराहम की हैं। उनकी तमाम जो एक कह सकते हैं आपके सामने तस्वीर आ गई कि वो पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन ने किट फराहम की, उनको पहन के बड़ी खुश हैं। तो पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा पेशावर ज़ल्मी ने PSL के दौरान 2 तुर्क क्रिकेटर्स को भी जो है वो अपने साथ रखा था, वो प्लेयर्स मौजूद थे। सो अ वेरी गुड वे ऑफ बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद योर ऑलरेडी फ्रेंडली एंड नेबरिंग कंट्री। तो तुर्की के साथ तो खैर हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। तो मुनीर साहब आई थिंक थोड़ा सा ये वर्ल्ड कप वाला मामला होगा, तो अभी बाय द वे PSL का ड्राफ्ट भी नवंबर में आने वाला है, तो लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग इज कमिंग अप। इस महीने थोड़ी सी हमें इंतजार करना पड़ेगा, बट पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज बहरहाल 21 सितंबर को न्यूजीलैंड को पहुंचना। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड इंग्लैंड सीरीज पे भी बात करेंगे। देखते हैं जनाब, बड़ी खबर शायद आशमी कह रहे थे कि 1 घंटे में आएगी, तो तकरीबन 40 मिनट में खबर निकल गए हैं, तो 20-25 मिनट में या उससे आगे क्या खबर आती है सबको इंतजार है। जो भी खबर आएगी कल उस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।